Students, in a chapter 1 of economics, we have seen many topics like definition given by the different economists of the economy. Then we have seen difference between microeconomics, economic, non-economic activity. Now today we are going to see some requisites or aspects in a collecting statistical information, presenting it in a diagram or a graph chart, right? It is on page number 5 of your textbook. Some requisites means requirement at the time of collecting statistical information. हमें statistical information क्यों चाहिए? तो we need this statistical information for what purpose? We need to present in a diagram or graph. Let's see first aspects which is required. The first aspect which is required is source of information or data. सोर्स यानी जहाँ से इंफॉर्मेशन या डेटा लिया गया है वो कैसा होना चाहिए. द सोर्स ऑफ डेटा मस्ट बी रिलायबल एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल टू एंश्योर द एक्यूरेसी यानी वो कितना ऑथेंटिक है, कितना रियल है. जितने भी हम डायग्राम या ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो डेटा हमारे पास कहाँ से आया है, उसका सोर्स शुड बी ऑफ रिलायबल यानी ट्रस्टेबल, अच्छी जगह से डेटा आना चाहिए. कोई भी डेटा जो होगा, जो रॉन्ग डेटा होगा तो उसका डायग्राम और ग्राफ भी कैसा होगा, रॉन्ग होगा, राइट. उसके बाद है सेकंड, क्लैरिटी रिगार्डिंग डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट. हमने लास्ट प्रीवियस वीडियो में देखा था डायग्राम और ग्राफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये तो आपने मैथ्स में पढ़ा ही होगा. तो let's see, when there is a cause effect relation between variable, then the cause variable is treated as independent variable and effect variable is treated as dependent variable. अभी दो टाइप के वेरिएबल के आपको दिया जाता है टेबल्स में, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, राइट. तो इसमें देखते हैं, in such a relation data pertaining to independent must be represented on x. जो भी डायग्राम होता है, जो भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो कौन से एक्सिस पे आता है, एक्स एक्सिस पे, राइट. एंड जो भी द पर्टेनिंग डेटा डिपेंडेंट वेरिएबल मस्ट बी ऑन अ वाई एक्सिस. जो भी डिपेंडेंट है वो कौन से एक्सिस पे आएगा, वाई एक्सिस पे, राइट. तो ये हमें देखना है कि हम जब भी डायग्राम या ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे कौन से डेटा हमें फ्रेम करने हैं, राइट. थर्ड जो है, सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट स्केल. इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ सिस्टमेटिक ग्राफ विद द क्लैरिटी एंड अप्रोप्रिएट साइज, प्रॉपर स्केल मस्ट बी टेकन ऑन द बोथ एक्सिस. Scales are measured taken to represent actual data in a diagram. If actual data is too large, say in 1,000 or in 1,00,000, then such data cannot be directly represented in the charts. Hence, it is represented after converting into the measure on appropriate scale. कई बार डेटा क्या होता है, thousands या lakhs में बड़ा डेटा दिया होता है तो हम उसको क्या करते हैं, छोटा बना देते हैं, स्केल में कन्वर्ट कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ डायग्राम अ डिस्टेंस of 1 centimeter equals to 10,000 unit और 1 centimeter equals to 5 years, right. तो जो डेटा दिया है हम उसको क्या करेंगे, अप्रोप्रिएट स्केल लेके उसको छोटा कर लेंगे, जो हम डायग्राम या ग्राफ के राइट हैंड साइड पर कई बार मेंशन भी करते हैं, जैसे यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है, राइट. देन ये हमने देख लिए रिक्विजिट्स. उसके बाद है प्रेजेंटिंग क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन इन अ डायग्राम और ग्राफ. क्वांटिटेटिव यानी न्यूमेरिकल, जो डेटा नंबर्स में दिया है उसको हम कैसे प्रेजेंट करेंगे. न्यूमेरिकल डेटा कैन बी प्री प्रेजेंट इन अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ और डायग्राम. डायग्राम शोइंग linear and non-linear relations are commonly used in economics. The demand curve is one such diagram. Some other type of charts graph can be used like bar, grouped और पाई डायग्राम. जनरली आपको सिलेबस में जो पढ़ने हैं वो डायग्राम है बार डायग्राम, ग्रुप्ड डायग्राम जिसका दूसरा नाम है क्लस्टर डायग्राम, और पाई डायग्राम, राइट. तो सबसे पहले देखते हैं बार डायग्राम. एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक वाला ही लेते हैं हम. ईयर दिया हुआ है, प्रोडक्शन दिया हुआ है, राइट. A bar diagram, also known as bar chart or bar graph, is diagram which is represent grouped data which rectangular bars with length proportion to the value which they represent, right. हम बार देखते हैं कैसा है, वर्टिकल फॉर्म में है. और यहाँ पे देखते हैं एक्स एक्सिस, यहाँ पे वाई एक्सिस है. एक्स एक्सिस पे हमने ईयर को प्रेजेंट किया है, वाई एक्सिस पे हमने प्रोडक्शन इन लैक्स जो टन है उसको किया है. यहाँ पे हमने स्केल लिया है 0.5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 टन्स, राइट. तो उसको दिया है 1970 to 71 में 23.8 है. उसके बाद 36.6 है. जो देखा है आपने देखा वो सिंपल बार डायग्राम, इसको क्या बोलेंगे, सिंपल बार डायग्राम.
सेकेंड टाइप है ग्रुप्ड और क्लस्टर। अब यहाँ पे वेरिएबल्स कैसे दिए हुए हैं, 2 वेरिएबल्स है, मेल एंड फीमेल। जब उसमें था तो वो कैसा था, 1 वेरिएबल। हियर मूव क्लस्टर या ग्रुप बाय डायग्राम व्हेन यू कैन यूज एट द टाइम व्हेन मोर देन 1 वेरिएबल्स आर गिवन। तो यहाँ पे कौन से वेरिएबल है, ईयर्स तो दिया हुआ है, मेल एंड फीमेल रेशियो, और लिटरेसी रेट यानी एजुकेशन लेवल कितना है गुजरात में, एंड टोटल दिया हुआ है। तो लेट्स सी उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे। इसकी डेफिनेशन अगर पूछी जाए तो लिखेंगे कि क्लस्टर बार डायग्राम वी आर ड्राइंग व्हेन मोर देन 1 वेरिएबल्स आर गिवन इन द डेटा। लेट्स सी, right, this is all things are given in your textbook only. See, the years we have presented on a x-axis and male female ratio we have presented on a y-axis. तो देखो यहाँ पे कितने हैं, मेल फीमेल एंड टोटल 3 हमने क्या किए हैं, बार बनाए हैं, राइट, और वर्टिकल फॉर्म है। तो ये क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इसके लिए उसका नाम है ग्रुप्ड और क्लस्टर। क्लस्टर यानी जनरली क्राउड होता है, राइट। तो ये है दूसरा टाइप जिससे हम डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थर्ड टाइप जो पाई डायग्राम आपने मैथ्स में पढ़ा भी होगा। A pie chart is a circular statistical graph which is divided into sector to illustrate the numerical proportion of the data. Numerical data is proportionately converted into the degrees in a circle sectors are formed considering those degree. यानी हमें क्या करना है, जो भी डेटा दिया है हम उसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, डिग्री फॉर्म में। किसके लिए, क्योंकि हमें उसको किस में फॉर्म करना है, पाई डायग्राम में, राइट। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया है, सेक्टर्स एंड शेयर इन नेशनल इनकम इन परसेंटेज। एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री एंड सर्विस 3 सेक्टर्स हैं, उनका शेयर दिया। शेयर यानी कंट्रीब्यूशन, नेशनल इनकम इतने सेक्टर में से इतना परसेंटेज आया है। अगर आपकी टेक्स्ट बुक में वो जो फॉर्मूला होता है वो नहीं दिया है, लेकिन स्टिल आई एम टेलिंग यू, जो फॉर्मूला है उसके लिए क्या है, जो कंपोनेंट वैल्यू है 13.9 मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइड बाय द टोटल वैल्यू यानी 13.9 प्लस 26.2 प्लस 59.9, जितना उसका आंसर आएगा वो उससे डिवाइड होगा और वो आंसर यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर। देखिए ये आंसर डजंट मैच, राइट। तो हाउ डिड यू गेट दिस आंसर, फिर से रिपीट करती हूँ, जो भी फॉर्मूला है दैट फॉर्मूला इज 13.9 मल्टीप्लाई बाय 360। क्यों 360, बिकॉज एक सर्कल की डिग्री कितनी होती है 360, एंड डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू यानी किसकी टोटल वैल्यू, ये 13.9 प्लस 26.2 प्लस 59.9, जो आंसर आएगा वो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो। अगेन इंडस्ट्री सेक्टर के लिए भी सेम करना है, 26.2 मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइड बाय टोटल, राइट। उसके बाद उसको हम किससे, वो जो आप डिवाइडर यूज़ करते हैं, राइट, वो 90 डिग्री वाला जो यूज़ करते हैं उसके हिसाब से आपको इसको फ्रेम करना है। तो ये है पाई डायग्राम। देयर आर द 3 वेज वी हैव सीन डेटा कैन बी रिप्रेजेंट, सिंपल बार डायग्राम, क्लस्टर बार डायग्राम एंड पाई डायग्राम, राइट। नाउ लेट्स सी द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक। दिस इज न्यू टॉपिक। इम्पोर्टेंस क्या है इकोनॉमिक्स की, तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग एवरीडे बिहेवियर। इट इज़ यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग एवरीडे बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग, सोसाइटी एंड स्टेट व्हाइल मैनेजिंग रूटीन टास्क। इकोनॉमिक हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एवरीडे बिहेवियर इन द फॉलोइंग वेज। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है, तो इकोनॉमिक्स क्यों हेल्पफुल है, हमें एवरीडे बिहेवियर यानी एवरीडे चेंजेस जो होते हैं उसको समझने के लिए इकोनॉमिक्स हेल्पफुल है, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं कैसे, कौन सी इवेंट्स है। पहली है अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल इवेंट्स। Some international events affect lives of people in several countries like USA, Russia, China, etc. People try to understand the impact of rise का मतलब increase in a price of crude oil in international market on their own cost of living. People also try to understand why some countries are more developed and others are less developed. Thus, in modern times, with increasing information available to public owing to the continuously improving technology, the scope of economic and everyday life is expanding. सबसे पहले तो क्यों हमें necessary है economics to understand international events. International events यानी कहीं बार हमारी कंट्री क्या करती है, बहुत से प्रोडक्ट इम्पोर्ट करती है। इम्पोर्ट का मतलब दूसरी कंट्री से मंगवाना, और एक्सपोर्ट करना यानी हमारी कंट्री से जाना। तो इम्पोर्ट करती है, अगर वहाँ की कंट्री की प्राइसेस में प्रॉब्लम हुई या राइज यानी बढ़े, तो प्राइस बढ़ी तो किस पे अफेक्ट होगा, यहाँ पे। जैसे कि एग्जांपल देते हैं कि सऊदी अरेबिया से हम क्या करते हैं, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करवाते हैं क्योंकि हमारे पास इतना सारा रिसोर्स नहीं है। तो अगर वहाँ की प्राइस उन्होंने बढ़ा दी तो किसकी, पेट्रोल एंड डीजल की प्राइस बढ़ जाएगी, इंडियन की। तो अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल इवेंट इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं।
इकोनॉमिक्स में ये सारी चीज़ें एवरीडे पे स्टडी होती हैं कि क्यों प्राइसेस बढ़ी, किससे कितना अफेक्ट हुआ, ये सारी चीज़ें। सेकंड, अंडरस्टैंडिंग हिस्टोरिकल इवेंट। हिस्टोरिकल यानी जो पास्ट में हुआ है। Knowledge of economic help to understand historical events better. Economics help to understand better the reason behind war, the entry of East India Company in India for the trade and the resulted British Raj, India's revolt against goods made in England during the British rule, labor movement etc. कहीं बार इकोनॉमिक्स में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं which is economics means study related to the money, कैसे हमारी इकोनॉमी बनी। तो सबसे पहले उस दूसरा कौन सा रीज़न है, अंडरस्टैंडिंग हिस्टोरिकल इवेंट। हिस्टोरिकल जो पास्ट में है उसमें वो भी लिखा हुआ है कि कैसे हम बता सकते हैं कि रीज़न क्या है, वॉर क्यों हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग पर्पज से इंडिया में आई थी, ब्रिटिश राज चला, हमारी इकोनॉमी को कितना नुकसान हुआ, पॉवर्टी बढ़ गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, मूवमेंट ऑफ लेबर्स हुआ। मूवमेंट यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना, राइट। तो दो चीज़ों से हमें ये मदद करता है इकोनॉमिक्स स्टडी करने में। Then economic importance है decision making by individual. People from all walks of life, household, lawyers, actors, singers and other try to get maximum gain from the efforts which they make. They try to manage their time and resource in optimum manner to increase their gains. In a way, they all indulge in the economic decision making knowingly or unknowingly. कई बार क्या होता है, वी ऑल हैव सीन द मैनी पीपल आर देयर, हाउस होल्ड हैं जो लॉयर्स हैं, एक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं, यू कैन टेक मैनी अदर अकाउंटेंट्स, यू कैन टेक टीचर्स, स्पोर्ट्स पर्सन, ऑल अदर थिंग्स, ये ऑल अदर प्रोफेशन, ये सब क्या करते हैं, देयर एम इज़ टू गेट मैक्सिमम गेन। मैक्सिमम गेन यानी मैक्सिमम पैसे कमाना फॉर डूइंग द एफर्ट्स विच दे मेक। जो भी काम करें वो अच्छे से करें और अच्छे से पैसे कमाएं। दे ट्राई टू मैनेज द टाइम एंड रिसोर्स इन ऑप्टिमम मैनर टू इंक्रीज द गेन। वो अच्छे से अच्छे अपने रिसोर्स इंक्रीज करना चाहेंगे और क्या करना चाहेंगे, अच्छे से पैसे कमाना चाहेंगे। तो नोइंगली और अननोइंगली, जाने और अनजाने में वो लोग भी क्या करते हैं, डिसीजंस लेते हैं। वी ऑल्सो टेक द सम काइंड ऑफ डिसीजन। बीइंग अ स्टूडेंट यू ऑल्सो टेक अ डिसीजन, इफ़ आई वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन अकाउंट्स और स्टैट्स और रिकोर ओसी, तो मुझे कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा। तो नोइंगली अननोइंगली योर माइंड सबकॉन्शियसली यू टेक द डिसीजन। लाइकवाइज दिस पीपल दिस प्रोफेशंस ऑल्सो टेक द डिसीजन। तो वो भी डिसीजन, हमारे पेरेंट्स भी कई बार डिसीजंस लेते हैं कि ये चीज़ है यहाँ पे कॉस्टली है तो इससे बेटर यहाँ पे अच्छी मिलेगी, राइट। तो दे ऑल्सो टेक डिसीजंस एवरी डे ऑफ लाइफ, राइट। तो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है ये सारी चीज़ें। अंडरस्टैंडिंग गवर्नमेंट पॉलिसी, टू अंडरस्टैंड वेरियस पॉलिसी ऑफ स्टेट्स लाइक टैक्स पॉलिसी, वेजेस पॉलिसी एंड सो ऑन. Knowledge of economic is useful. People take decision according to the bank rates declared by the RBI rates and reserve repo rates guide and decision making regarding savings and investment. This all repo rate and reverse repo rate ये आपको 12th standard डिटेल में आएगा। एंड कहीं बार टैक्स पॉलिसी भी अंडरस्टैंड करनी है तो वी मस्ट नो द इकोनॉमिक्स नॉलेज, राइट। वेजेस पॉलिसी, वेजेस यानी कहेंगे कि जो भी हम सैलरी देते हैं उसको कहेंगे वेजेस पॉलिसी। एंड ये सारी चीज़ें समझने के लिए भी आपको इकोनॉमिक्स का नॉलेज होना चाहिए, राइट। देन प्रोफेशनल डिसीजन मेकिंग, इकोनॉमिक्स इज यूजफुल इन नोइंग साइंटिफिक प्रिंसिपल एंड थियरीज विच गाइड द प्रोफेशनल डिसीजन मेकिंग, रेवेन्यू एंड कॉस्ट एज वेल एज डिमांड सप्लाई कॉन्सेप्ट। यानी बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं इकोनॉमिक्स को, वो भी समझने के लिए वी मस्ट इकोनॉमिक्स इम्पॉर्टेंट है, राइट। ये हुए इकोनॉमिक्स इम्पॉर्टेंट। आपको आपकी नोटबुक में कौन से लिखने हैं क्वेश्चंस, तो ये क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4, देन 5, ये क्वेश्चंस आपको आपकी नोटबुक में एज ए एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। आपको एमसीक्यू लिखने नहीं है दोनों सब्जेक्ट्स के, डायरेक्ट से आप क्वेश्चन 2 लिखेंगे, राइट, दोनों सब्जेक्ट में। और दोनों सब्जेक्ट की टेक्स्ट बुक आपको सेपरेट बनानी है। तो ये चैप्टर यहाँ पे ओवर होता है, राइट। आपको सबमिट करने हैं, मुझे विद इन अ वीक आपको ये असाइनमेंट सबमिट करना है, ओके।